नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं इनकम टैक्स के बारे में। जी हाँ, वही रकम जो हर साल हम अपने इनकम से सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं। पिछले साल सरकार ने एक नया टैक्स रिजीम चालू किया था और हमारे टैक्स एक्सपर्ट से बात करने के बाद हमें पता चला है कि काफ़ी लोगों ने इस नए टैक्स रिजीम को नकार दिया। तो चलिए हम बात करते हैं ईएनवाई के मयूर शाह जी से और जानते हैं कि लोगों को ये नया टैक्स रिजीम क्यों नहीं पसंद आया। मयूर जी, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। क्या आप हमारे इस दर्शकों को बताएंगे कि पुराना टैक्स रिजीम और नए टैक्स रिजीम के बीच में क्या डिफरेंस है और लोग नया टैक्स रिजीम में क्यों नहीं स्विच ओवर कर रहे हैं? धन्यवाद। एक बात है कि कोई कंस्ट्रक्टिव डेटा मिल नहीं रहा है जिससे बताया जा सके कि सब लोग जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, पहली बात। जी। दूसरी बात, अगर हम इनका बेनिफिट्स देखें न्यू टैक्स रिजीम का, तो उसमें ये होता है कि अगर मेरा डिडक्शंस जो मुझे इनकम टैक्स से बाद मिलते हैं, अगर मेरा 2.5 लाख से ऊपर डिडक्शंस हैं जी। तो मुझे ओल्ड रिजीम सूटेबल करता है। एंड हम ये देखें कि जो सैलरीड एम्प्लॉय हैं वो जनरली रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं जी। और बिकॉज वो रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं उसकी वजह से उनका डिडक्शंस अच्छा होता है फ्रॉम टैक्सेबल इनकम से। करेक्ट। उस वजह से वो प्रिफर करते हैं कि वो ओल्ड रिजीम में ही करें ताकि उनको ठीक से एडवांटेज मिलता रहे। और यही कारण से गवर्नमेंट ने भी रखा है कि जिसको भी बेनिफिट हो वही वो न्यू रिजीम में जाए, वरना वो ओल्ड रिजीम में। सो दैट वाज द एडवांटेज ऑफ बोथ द सिस्टम एक साथ रन कर रहे हैं, ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ये बेनिफिशियल है कि जो भी टैक्स पेयर को ठीक लगता है वो यूज कर ले। सो दैट वाज द मोस्ट एडवांटेजेस ऑप्शन जो टैक्स पेयर को दिया गया था, तो वो एक सबसे बेहतर बात थी उसमें। जी सर, ऐसा क्या नहीं देखा जा रहा है कि जो नया टैक्स रिजीम है वो फोर्स्ड सेविंग को इनकरेज नहीं करता है? जैसे हमारे पुराने टैक्स रिजीम में टैक्स पेयर जो है कि काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करते थे पीपीएफ में, से म्यूचुअल फंड्स में या इंश्योरेंस में, ताकि उनका सेविंग हो। तो इस तरह से एक फोर्स्ड सेविंग भी होता था और जो है टैक्स डिडक्शन भी मिलता था। बट नए रिजीम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपकी बात ये सही है कि नए रिजीम में ऐसा प्रावधान नहीं, या आप इन्वेस्ट करो तो आपको टैक्स एडवांटेज नहीं मिलता है। लेकिन ये सोचिए कि जो लो इनकम ग्रुप है जिनको ये सेविंग करना ही मुश्किल होता है, चाहे ओल्ड रिजीम हो या न्यू रिजीम हो, तो उनको वो डिडक्शन का एडवांटेज मिल ही नहीं रहा था। अब इसकी वजह से क्या था कि अगर न्यू रिजीम की आने की वजह से उनका टैक्स ऐसे भी बच जाता था। सो जो सेविंग नहीं कर पाते थे उनके लिए ये न्यू रिजीम एकदम एडवांटेजियस थी और फायदा कारक थी, जबकि ओल्ड रिजीम जो सेविंग कर पाता है उनके लिए फायदा कारक है। तो मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि जो नहीं कर पाते उनको भी टैक्स एडवांटेज दिया जाए और जो कर पाते हैं उनको भी टैक्स एडवांटेज मिला जाए। तो वो इसीलिए दोनों सिस्टम साथ में ही चल रही है, उससे हर एक टैक्स पेयर को फायदा है, दोनों कैटेगरी की नीड को एड्रेस किया जाता है। तो मेरे हिसाब से न्यू रिजीम को खत्म तो नहीं करना चाहिए, वो रहना चाहिए, ताकि जो सेविंग नहीं कर पाते हैं लेकिन उनको टैक्स का एडवांटेज मिलता रहे। उसी तरह जो सेविंग कर पाते हैं उनको तो एडवांटेज मिल ही जाएगा ओल्ड रिजीम के हिसाब से। सो मेरे हिसाब से तो दोनों बेनिफिशियल ही है। तो क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि ये ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम जो है दोनों पैरेलली चलेंगे गोइंग फॉरवर्ड? क्योंकि सरकार का तो ऐसा मानना था कि नया रिजीम लाने के पीछे जो जस्टिफिकेशन गवर्नमेंट ने दिया है वो यही था कि हम जो है कि टैक्स का स्लैब रेट भी कम कर देंगे और एग्जम्पशंस और डिडक्शंस को भी हटा देंगे। तो अगर वो एक सिस्टम में आना है तो उनको टैक्स एडवांटेज ज्यादा देना पड़ेगा, अदरवाइज तो ये बहुत दिक्कत हो जाएगी कि सबका टैक्स जो आउटगो है वो बढ़ जाएगा, और वो टैक्स आउटगो बढ़ जाएगा तो उतना पैसा स्पेंड करने के लिए कम मिलेगा। सो इकोनॉमी चलाने के लिए दो चीज की जरूरत है कि
टैक्स पेयर के पास पैसा बचे जो वो खर्च कर सके और उसके कारण इकोनॉमी चल सके। तो ये एक एडवांटेज होगा। अगर वो एक सिस्टम में लाते हैं तो सब्सटेंशियली लो टैक्स रेट लाना पड़ेगा, अदरवाइज वो दिक्कत बन जाएगी गवर्नमेंट के लिए और टैक्स पेयर के लिए, दोनों के लिए। तो आपके हिसाब से जो नया टैक्स रिजीम है, इसमें सरकार को क्या चेंजेस करना चाहिए ताकि नए टैक्स पेयर जो है पुराने रिजीम से नए रिजीम में स्विच ओवर हो सके? मेरे हिसाब से जो स्लैब रेट का जो रेशियो है, जो 5 लाख तक वो 5% लगाते हैं जी, और 10 लाख तक 20%, वो जो स्लैब रेट है उसको थोड़ा बहुत बड़ा करना चाहिए। तो अर्लियर जो नया कोड आने वाला था, डायरेक्ट टैक्स कोड, जिसमें दिया गया था, उस तरह से कुछ रेडिकल चेंज आएंगे तो डेफिनेटली एडवांटेजेस होगा सबके लिए। अदरवाइज ये बहुत दिक्कत बन जाएगी सब छोटे टैक्स पेयर के लिए, क्योंकि उनका टैक्स आउटगो बढ़ जाएगा और उनके पास सेविंग कम रह जाएगी। आज हम देखें तो अपना ज्यादातर पॉपुलेशन मिडिल इनकम लेवल पे रहते हैं। करेक्ट। तो उनके लिए एक बहुत ही दिक्कत बन जाएगी अगर ज्यादा टैक्स भरना पड़ा तो। ओके, तो सर क्या ऐसा भी हम देख रहे हैं कि जो नया टैक्स रिजीम है, ये जो है कि ज़्यादातर आज के नए मिलेनियल्स के, आज के यूथ को अट्रैक्ट करने के लिए है, जो कि ज़्यादा फोर्स्ड सेविंग में विश्वास नहीं रखते हैं और उनको अपने सैलरी का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा पैसा उनके हाथ में चाहिए होता है? ये आपकी बात सही है कि मिलेनियम का जो थिंकिंग है कि पैसा ज्यादा स्पेंड करने के लिए मिले और वो सेविंग करेंगे तो उनके पास रहेगा नहीं। बट आप ये भी सोचिए कि लेबर रिफॉर्म लाने के लिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत कर रही है, जहां पर सोशल सिक्योरिटी सिस्टम बहुत अच्छे से एस्टैब्लिश करने की ट्राई कर रहे हैं। आज होता है कि आज पैसा मुझे मिले जो मैं स्पेंड कर सकूं, लेकिन इफेक्टिव सोशल सिक्योरिटी सिस्टम नहीं रहा तो वही मिलेनियम को आगे जाके बहुत दिक्कत होने वाली है। तो मेरे हिसाब से तो ये ठीक है कि हम वन टैक्स रेट और सिंप्लिसिटी ला दे। आई थिंक द एडवांटेज वाज नॉट दिस न्यू टैक्स रिजीम। ये सिर्फ मिलेनियम को सोच के नहीं बनाया गया था, टू सिंप्लीफाई द टैक्स पेयर फाइलिंग देयर रिटर्न, उस चीज के लिए बनाया गया था। उसमें ये होता था कि आपको कोई डिडक्शन वगैरह नहीं कैलकुलेट करना है और सिंपली आपका कितना इनकम है और कितना टैक्स है वो भर के रिटर्न फाइल कर सके, तो हर कोई रिटर्न फाइल कर सके आसानी से बिना कोई कंसल्टेंट की मदद के। उस हिसाब से ये सिस्टम बनाया गया था। बट उसका डाउन साइड ये रहता है कि जो खर्च जिसको जो रेंट में, आज आप हम देखें सैलरीड क्लास, दे आर नॉट इन देयर होम टाउन, वो अपने होम टाउन में नहीं है, वो कहीं और जाके काम करते हैं जी। तो वो जगह खरीदते नहीं है, वो भाड़े पे रहते हैं और एचआरए का एग्जम्पशन बड़ा है जिससे उनका भाड़ा भी निकल जाता है और उतना टैक्स पेमेंट करना नहीं आता है जी। तो उस चीज के लिए वो एडवांटेजेस रहता है कि वो ओल्ड रिजिम में जाए और इसी की वजह से ओल्ड और न्यू रिजिम साथ में चलेगा और इसीलिए न्यू रिजिम को पिकअप नहीं मिल रहा है। जी, तो आपका कहना यह है कि जब तक न्यू रिजीम में सरकार इसको और लुक्रेटिव नहीं बनाता है, टैक्स पेयर के हाथ में और ज़्यादा पैसा नहीं देता है अंडर द न्यू रिजीम, पीपल विल नॉट इजीली स्विच ओवर, लोग आसानी से इसमें स्विच ओवर नहीं करेंगे। जी, आपने सही फरमाया। यही मेरा मानना तो यही है कि इस कारण से न्यू सिस्टम में लोग चूज नहीं कर रहे हैं, ऑप्ट करना नहीं जा रहे हैं। ओके सर, क्या आप हमारे दर्शकों को मोटा मोटी ये बता सकते हैं कि ओल्ड रिजीम में अगर कोई पूरा डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस को क्लेम करते हैं तो उनको कितना टैक्स बेनिफिट मिलता है कंपेयर टू न्यू रिजीम? कंपेयर टू, तो हम इसको एक अलग तरह से देख लें कि अगर न्यू रिजीम में जाते हैं तो उनको 30 से 40 हजार रुपए का टैक्स बच जाता है। अगर ओल्ड रिजीम में जाते हैं तो वो नहीं बचता है, पर मेरा डिडक्शन अगर 2.5 लाख से ऊपर हो तो मेरा ओल्ड न्यू रिजीम का कोई एडवांटेज या बेनिफिट नहीं रहता है और उस वजह से मुझे ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल हो जाता है कि मुझे जो न्यू रिजीम का जो 30-40 हजार का जो एडवांटेज था वो मैं नहीं मिलेगा। नहीं, एडवांटेज तो न्यू रिजीम का 40 हजार का नहीं मिलेगा। यदि मेरा 2.5 लाख तक का इन्वेस्टमेंट या एग्जेम्पशन हम क्लेम करते हैं तो उससे हमको ओल्ड रिजीम में कितना बेनिफिट मिलेगा?
जी, 2.5 लाख पे मेरा, अगर समझो मेरा 30% टैक्स है, जी तो आप 2.5 लाख का 30,000 आप देख ले, तो 75,000 रुपए तक का मेरा एडवांटेज मिल जाता है टैक्स का। तो वो एक एडवांटेज हो जाता है। अब जो टैक्स ब्रैकेट में आता है, अगर जो कोई 20% ब्रैकेट में आता है, तो उसको 50,000 का एडवांटेज मिल जाता है। और जो यदि हम 10, तो वो जी अगर हम मैक्सिमम टैक्स ब्रैकेट का लें तो मोटा मोटी यही समझना है कि यदि हम ओल्ड रिजिम में रहते हैं, 30% टैक्स रेट पे करते हैं, तो हमें 75,000 रुपए का एग्जेम्पशन हम क्लेम कर सकते हैं, 75,000 रुपए का बेनिफिट है। और नए टैक्स रिजिम में जाते हैं तो 40,000 रुपए का बेनिफिट है। तो 75,000 कंपेयर टू 40,000। दैट इज करेक्ट। ओके, तो नेट नेट बोले तो हमें 35,000 का फायदा होता है टैक्स पेयर्स जी को। जी जी। जी, तो सर चलिए हम आगे अब रुक करते हैं कि ये जो 2021 का बजट पेश करने होने वाला है निर्मला सीतारमण जी का, उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही खास बजट होने वाला है, स्पेशली पोस्ट कोविड बजट होने वाला है। तो एक सैलरीड मिडिल क्लास इस बजट से क्या एक्सपेक्ट कर सकता है? मेरा तो मानना यह है कि मेरे ख्याल से जो टैक्स रेट है जी इंडिविजुअल के लिए, उसमें थोड़ी राहत दी जाएगी जो छोटी इनकम वाले हैं उनको, और जो हाई इनकम अर्नर्स हैं उनको शायद ये हेल्थ सेस लग सकता है, जैसे एजुकेशन सेस 3% है उसके, तो हाई इनकम अर्नर्स को एडिशनल हेल्थ सेस लग सकता है, जी सो दैट जो कोविड के कारण जो मेडिकल असिस्टेंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ता है वो खर्चा निकल आएगा। जी। तो ये जो हेल्थ सेस की बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ ऐसा मानना है कि जो सुपर रिच या वेल्दी पीपल हैं उन्हीं को लगेगा, या ये अक्रॉस द बोर्ड लगने की बात है? मेरे ख्याल से तो ये हाई इनकम अर्नर्स को ही लगेगा, और सबको नहीं लगेगा, क्योंकि अदरवाइज वो जो छोटे लोग हैं, अगर उन्होंने ये खर्चा तो ऐसे भी कर दिया तो उनके पे और एक बर्डन हो जाएगा, तो मेरे हिसाब से तो उनको नहीं लगेगा। ओके, तो ये ऐसा हो गया कि एक अमीर लोगों के हाथ से पैसा लेके गरीबों को टैक्स रिबेट देना। जी जी। ज्यादातर डेवलप्ड इकोनॉमी में भी सरकारें ऐसा ही कर रही हैं, इफ यू टॉक अबाउट अदर इकोनॉमीज। सर्टन कुछ यूरोपियन कंट्रीज में भी इस तरह का टैक्स लगाया गया है, जो टेम्पररी है, जो 1 साल या 2 साल के लिए लगाया गया है, ताकि ये महामारी से उनको मेडिकल असिस्टेंट का प्रावधान किया जाए। तो ये जो वेल्थ टैक्स है, तो ये क्या अमीरों के ऊपर अक्रॉस द बोर्ड लगेगा? मे बी क्या उनके स्टॉक पोर्टफोलियोज पे भी लग सकता है कि जिसका 50 लाख के ऊपर का पोर्टफोलियो है, या कोई पेंटिंग खरीदता है मैफुसन का 1 करोड़ 2 करोड़ का, उसके ऊपर भी लग सकता है? कैसे ये लगा सकती है गवर्नमेंट? तो मैंने जैसे बताया, ये हाई इनकम अर्नर्स में है, तो ये वेल्थ पे नहीं है पर इनकम पे है। जी। दूसरी बात, अपने यहाँ वेल्थ टैक्स अभी तो नहीं है, तो वो मेरे ख्याल से नया सिस्टम लाना पड़ेगा वेल्थ टैक्स लगाने के लिए। सो मेरे हिसाब से तो ये सिर्फ इनकम पे लग सकता है। अच्छा, बात ये भी हो रही है वेल्थ टैक्स लगाने की, एंड ऐसी बात हो रही है कि वन ऑफ काइंड ऑफ सिचुएशन में लगाएंगे, इस साल लगाएंगे, क्योंकि हम पोस्ट कोविड बजट के लिए आ रहे हैं और सरकार के पास पैसा नहीं है। तो ये सिर्फ 1 साल के लिए एक्सेप्शन के हिसाब से लगाने की बात हो रही है। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, क्या लगा सकते हैं सरकार? जी, पॉसिबिलिटी तो है कि वो लगा सकते हैं, तो वो पॉसिबिलिटी को नकारा नहीं जा सकता है। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मयूर जी, एंड धन्यवाद। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू सर। थैंक यू, सेम टू यू सर। थैंक यू। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।